एग्जाम्स खत्म होने वाले, 12th बोर्ड एग्जाम्स, वो एग्जाम्स जिसके बाद सब लोग एक ब्रेक लेने का सोचते हैं। पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। हेलो एवरीवन, बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट्स आ रही थी, कमेंट सेक्शन में मैसेज आ रहे थे, डीएम पर मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे, कॉल आ रहे थे लोगों के कि मुझे अपनी जेई की जर्नी सुनाओ, अपनी जेई जर्नी की एक वीडियो बनाओ, अपने लास्ट 3 मंथ्स की स्टोरी सुनाओ कि एक्चुअली इतनी ख़राब तबीयत में सब कुछ कैसे मैनेज किया। तो यस, आज मैं आपके लिए वो वीडियो ले आई हूँ जिसका आपको इतने दिन से इंतज़ार था। और मैं आज आपको एक बात बताने वाली हूँ। मैं अपनी स्टोरी तो शेयर करूँगी, बट जो भी बातें मैं आपको बताऊँगी उनको, उन फैक्ट्स को मैं आपको विथ प्रूफ्स, विथ रिपोर्ट्स जस्टिफाई करने वाली हूँ। बिकॉज़ कई लोगों को भरोसा नहीं होता है जो मैं बताऊँगी। मेरी बातें ही ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि ये सब मज़ाक चल रहा है, झूठी कहानी है, बट नहीं, इट इज़ ऑल द ट्रुथ। सब कुछ सच्चाई है यहाँ पे। जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, एवरीथिंग इज़ कंप्लीटली ओरिजिनल। एंड इसमें आपको भरोसा करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली क्या है, क्योंकि मैं अब आपको अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाने वाली हूँ। तो पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी सुनाती हूँ कि एक्चुअली में सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था, एग्ज़ाम्स खत्म होने वाले थे। मेरा लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम 12th ऑफ मार्च 2026 को था। और 12th मार्च के पहले एक दिन पहले 11th ऑफ मार्च को मुझे ना मॉर्निंग में हल्का फीवर आया, लाइक नॉर्मल फीवर 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। एंड दैट्स समथिंग वेरी नॉर्मल, वायरल फीवर तो हो ही जाता है, सबको हो जाता है। एंड जस्ट बताइए, आप मुझे खुद ही बताइए कि अगर फीवर होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? कुछ नहीं यार, एक दवाई ले लेते हैं, एक पैरासीटामोल, एक कालपोल, कुछ भी ले लेते हैं एंड द फीवर इज़ गॉन। या फिर मतलब 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जो भी वायरल फीवर होता है इस टाइप से चलता है, तो इस हिसाब से आप मेडिसिन्स कंज़्यूम कर लेते हैं एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, राइट? तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मुझे फीवर आया, मैंने मेडिसिन ली और उसके बाद फीवर खत्म हो गया। फिर शाम तक दोबारा एक बार हो गया, रात को एक बार फिर आ गया। बट नेक्स्ट डे पेपर था, बोर्ड का एग्ज़ाम था भाई, इंग्लिश का पेपर था। तो इंग्लिश का पेपर था तो मैं मेडिसिन लेकर ही मॉर्निंग में गई एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम ठीक-ठाक मैं लिख कर आ गई, मार्क्स भी अच्छे आ गए। ठीक है, फिर शाम को क्या हुआ कि वापस आए, दोपहर तक घर वापस आए, मैं सो गई। थक गई थी थोड़ा-सा और वैसे भी एग्ज़ाम खत्म हो ही चुके थे, तो मैं सो गई थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। फिर सो के उठी तो डॉक्टर को हम लोग एक बार दिखाने चले गए कि फ़ीवर आया है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, राइट? तो डॉक्टर के पास हम लोग गए, डॉक्टर ने भी फिर फ़ीवर की मेडिसिन दे दी 2-3 दिन की। 3 दिन की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने और बोला था कि 3 दिन के बाद अगर नहीं ठीक होगा एक बार फिर से दिखा लेना, 5 डेज़ मेडिसिन फिर हम कंटिन्यू कर देंगे, मतलब प्लस 2 डेज़ कर देंगे उसी में। तो लाइक 2 ढाई दिन हो चुके थे मुझे मेडिसिन्स लेते हुए एंड फ़ीवर में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। इनफैक्ट वो ना बढ़ रहा था। लाइक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 99-100 के आस-पास फ़ीवर हुआ था मुझे 11th को। बट एग्ज़ाम लाइक यहाँ पे 12th को एग्ज़ाम खत्म हुआ तो 12 या 13 के आस-पास मुझे जो फ़ीवर आया वो 102 के आस-पास तक जाने लगा था। तो फ़ीवर बढ़ रहा था, बट डॉक्टर ने बोला घबराने की बात नहीं है, मेडिसिन आप कंटिन्यू करते रहो, अपना डोज़ पूरा कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन कंटिन्यू करते, बट 2 ढाई दिन जब हो गए मेडिसिन लेते-लेते ना, तो अचानक से मेरे बैक पेन स्टार्ट हो गया। और ये बैक पेन से फिर धीरे-धीरे ये चेस्ट पेन होने लगा और चेस्ट के बाद ये स्टमक वाले रीजन के पास जाके मतलब रुक गया और वहीं पे काफ़ी दिन ज़्यादा पेन होने लगा। इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि जैसे मैं बेड पे लेटी हुई हूँ तो उठ के मुझे जाने में भी प्रॉब्लम होने लगी। खाना-पीना तो मैंने बिल्कुल ही खाना छोड़ रखा था 2-3 दिन से, मतलब जब से मेरी मेडिसिन्स चल रही थी, मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था। तबीयत इतनी ख़राब थी, हमेशा वॉमिटिंग वगैरह होती रहती थी, तो बहुत ख़राब-सी हालत हो रही थी। फिर जब बार-बार डॉक्टर को हमने बोला कि नहीं, पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो 1-2 मेडिसिन्स डॉक्टर ने उसकी भी दी, बट उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने फिर 2-3 टेस्ट्स लिख दिए कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो और एलएफटी करवा लो, केएफटी करवा लो, विडाल, सीबीसी, मतलब ये सारे टेस्ट्स कुछ डॉक्टर ने बोल दिए कि ये सारे टेस्ट्स आप परफ़ॉर्म करवा लो और रिपोर्ट्स एक बार दिखा लो, वैसे कुछ हुआ नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो अपनी तसल्ली के लिए हमने सोचा कि एक बार करा लेते हैं, राइट? सबको अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए सबको लगता है कि एक बार करवा लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा फ़ीवर हो गया, थोड़ी-सी तबीयत ज़्यादा उसमें ख़राब सी लग रही है कि पेट में भी दर्द हो रहा है, तो हमने सोचा कि एक बार करा लेते हैं। तो टेस्ट करवाया, लाइक मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड हुआ 16th को, दोपहर के आसपास जो टाइम उनका था हॉस्पिटल वालों का, और रिपोर्ट्स उसके बाद फिर शाम तक रिपोर्ट्स आ गई थी बाकी सारे टेस्ट्स की भी। तो रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। आप भरोसा नहीं करोगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और मैं आपको बताने नहीं वाली हूँ सिर्फ, मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या था। यस, यहाँ पर आप देखिए, दिस इज़ पेशेंट नेम नैन्सी भारद्वाज, डेट 16th मार्च, 2 बजे का टाइम है, सैंपल कलेक्शन
एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, इट इज़ समथिंग रिटन लाइक 14 से 36, दूसरी चीज़ 4 से 35 यू पर लीटर। आई डोंट नो ये किस चीज़ की यूनिट है, बट ये किसी चीज़ की यूनिट। एंड लुक एट द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, किस में ऑब्जर्व हुई? तो मुझ में, मेरी क्या रिपोर्ट है, मेरे में क्या वैल्यू थी मेरी बॉडी में इस चीज़ की? इट वॉज 13,000 एंड 9,000। यस, जो चीज़ यहाँ पे सिंगल या डबल डिजिट में होनी चाहिए थी वो यहाँ पे 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स में निकल कर आ रही है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, कितनी ख़राब सिचुएशन है। एंड इट इज़ SGOT SGPT। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, आप जब भी अपने लिवर का टेस्ट कराएंगे ना, लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, तो उसमें ये दो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ the number of liver cells which has died in your body. It accounts for the number of death of liver cells in your body. So just imagine the situation भाई, कि मतलब ये 4 to 35 दी हुई रेंज, 14 से 36 रेंज दी हुई है, तो कितनी छोटी वैल्यू है। लाइक सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में ये 50 से भी कम है, तो मतलब कितनी छोटी वैल्यू है। एंड इमेजिन द सिचुएशन, यहाँ पे मेरे में आ रहा है 13,043 और 9,095, इतनी ज़्यादा खराब। मतलब इसको लेकर ना रिपोर्ट्स को जब डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर भी बहुत हैरान रह गए कि एक्चुअल में ऐसा कैसे हो सकता है। इनफैक्ट कोई भी सोचेगा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही है, या तो कुछ इनकी प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक है, या डेसिमल वगैरह की गलती हो गई होगी, कुछ ऐसा सोच सकते हैं। बट नहीं, ये एक्चुअल रिपोर्ट्स थी। डॉक्टर भी देख के इतने हैरान हो गए ना कि उन्होंने बोला इसे तुरंत एडमिट करो। जब एडमिट किया गया तो हॉस्पिटल वाले भी हैरान थे कि इतनी ख़राब रिपोर्ट्स, इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखी थी। तो सोचो कि मतलब कैसी सिचुएशन में मैं थी कि आज अभी 2-4 दिन पहले मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं, कुछ दिनों में मेरा लाइक जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट, अप्रैल का अटेम्प्ट है, और उसके बाद कुछ एक आध महीने बाद फिर मेरा जेई का एडवांस्ड का एग्ज़ाम है, जिसके लिए इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके लिए सब कुछ मतलब छोड़ रखा था इतने टाइम से, और उस एग्ज़ाम के पहले इस तरह का कुछ होता है। तो आप सोचिए मतलब क्या मेंटल प्रेशर बन रहा होगा किसी भी सिचुएशन। इस मतलब छोटी छोटी बातों से तो सब लोग परेशान हो जाते हैं यार, कि अब स्कूल का एग्ज़ाम साथ में आ गया और हमारे इधर प्रिपरेशन चल रही है, तो बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं। एंड सी द सिचुएशन, कितनी मतलब आयरॉनिक सिचुएशन है कि यहाँ पे एक अटेम्प्ट मेरा अभी मेंस का बचा हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट बचा हुआ है, और मेरा एडवांस का एग्ज़ाम है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हुए 2-3 दिन हुए हैं, और उस टाइम मेरी इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी सिचुएशन निकल कर आ रही है। सो दैट वॉज समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग। और मुझे जिस टाइम एडमिट कराया गया ना, लाइक आई वॉज इन सच अ सिचुएशन कि मैंने 3-4 दिन से तो खाना खाना ही छोड़ रखा था, कुछ खाती पीती ही नहीं थी, क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा था, तबीयत इतनी ख़राब थी, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती थी। उससे भी ज़्यादा मॉर्निंग में जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, इवनिंग में मैं एडमिट हुई थी, तो उस टाइम मेरे से ना चला भी नहीं जा रहा था, मतलब लिटरली नहीं चला जा रहा था। मुझे व्हील चेयर पर उठा कर ले जाया गया है वहाँ पे, और फिर मुझे 2-3 दिन तक तो होश नहीं आया है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद। तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। और मुझे पता है कि मेरा अब एग्ज़ाम आने वाला है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, उसकी रिविजन करना है, जो भी करना है। तो आप सोचिए कि इस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ। एंड ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी आगे की चीज़ें मैं आपको और दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या हुआ है उसके बाद। सो यस, ये भी 16th की रिपोर्ट्स हैं। ये कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, आपकी बॉडी में जो भी ब्लड सेल्स हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। तो ये कहने मैं सी यहाँ पे 12 से 16 इसकी रेंज दी हुई है हीमोग्लोबिन की, और मेरी 16.5 है, स्लाइट हाई। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये 35 to 46% दिया हुआ, मेरा 49 है। ये 7 to 11.7 दिया हुआ, तो ये 15.6। मतलब कुछ कुछ गड़बड़ है, बाकी ऑलमोस्ट तो ये सब कुछ ठीक ही है। यहाँ पे फिर आप देखिएगा ये 35 to 66 दिया हुआ, मेरे में 70 क्या है, तो ये न्यूट्रोफिल्स है। ये सारी जो भी बायो वाले स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा समझ आ रहा होगा, दीज आर लाइक पार्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, तो उनका ये पार्ट है। और इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए भी होता है कभी कभी। इट्स नॉट लाइक कि सबका परफेक्ट रेंज में आता है, बट ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। थिंग इज दिस, लिवर फंक्शन टेस्ट, सारी प्रॉब्लम यहीं पर थी। देखिए अब यहाँ पर आप देखिएगा जो भी यूनिट दी हुई है mg/dl, 0.1 से 1.2, it is 7.3 in my case. What is this? This is serum bilirubin, and this is a waste product in the body. ठीक है, तो मेरी बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलने की जगह बॉडी में एक्यूमुलेट होता जा रहा था। इसकी क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितनी हाई हो चुकी है। 0.1 से 1.2 इसकी रेंज होनी चाहिए, ये 7.3 है। आगे देखिए यहाँ पे फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के होते हैं बिलिरुबिन, तो इसकी भी क्वांटिटी आप देखेंगे 0 से 0.25 है। लाइक इतनी छोटी वैल्यू, 1 से भी छोटी वैल्यू, ये 1/4 है, और उसकी वैल्यू मेरी बॉडी में 5.6 निकला है। इनडायरेक्ट वाला सीरम 0.1 से 1 के बीच में होना चाहिए, मेरी बॉडी में 1.7 निकला है। सी द हाई क्वांटिटी। और ये गामा GT GGT जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं,
इसकी वैल्यू 0 से 38 दी हुई है और मेरी बॉडी में 209, अगेन अ वेरी वेरी हाई वैल्यू। जस्ट इमेजिन ना कि कितनी सारी चीज़ें गड़बड़ है यहाँ पे। अभी SGOT SGPT ऊपर आपको दिखा था, यहाँ बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, फिर GGT, अभी इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। राइट, तो यहाँ पे अब आप देखिए ये और भी कुछ टेस्ट्स हैं, मुझे ये कुछ खुद नहीं पढ़ समझ आई, बट दिस रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। राइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम दैट आई हैड अराइज्ड एट दैट टाइम। तो मुझे हुआ क्या था, वायरल हेपेटाइटिस ए। एंड ये होता कैसे आपको पता है? इट इज़ समथिंग विच इज़ कॉज्ड बाय contaminated food and water. But I hadn't consumed anything for the past 1 month, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। सिंपल सी बात है भाई, एग्जाम के टाइम कोई अपनी तबीयत नहीं खराब करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता है। और उस समय सब लोग प्रिकॉशन लेते हैं, जो साल भर कुछ ना कुछ बाहर का खाते होंगे ना, वो भी प्रिकॉशन उस टाइम में ले लेते हैं। एंड मैं तो उन लोगों में से हूँ भी नहीं कि जो बाहर का बहुत ज़्यादा खाते थे। तो मैंने तो कुछ सच में नहीं खाया था भाई, मैं सच बता रही हूँ उसमें। और डॉक्टर्स ने बोला कि लास्ट 3-4 डेज़ का ही कुछ खाया पिया है, जिसकी वजह से ये इतना हुआ था। बट आई डोंट नो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसका एक्चुअल रीज़न तो आज तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। बट येस, द थिंग वॉज कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए सिंड्रोम ये हुआ है। और अब आप यहाँ पे रीजंस फॉर एडमिशन एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट्स फाइंडिंग्स आप देख सकते हैं कि 17-year-old फीमेल, दिस इज मी, was admitted with complaints of fever with chills, abdominal pain, nausea, vomiting, high credit sclera urine, poor oral intake, and on examination conscious oriented, temperature 100 degree Fahrenheit, पल्स, बीपी, चेस्ट वगैरह सब कुछ ये सब आप दिया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं रिपोर्ट्स को। राइट, और ये मेरी क्या क्या ट्रीटमेंट उस समय तक चली थी हॉस्पिटल में, मैं जब तक थी तब तक का ये दिया हुआ है। सो या फिर ये नेक्स्ट रिपोर्ट्स हैं, फिर से ये दिख लीजिए 16 मार्च की हैं, रात को 9-10 बजे के आसपास की, 10-10:30 बजे के आसपास की। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे टेस्ट लिए, यूरिक एसिड सी इट्स ऑल्सो हाई, यहाँ पे 6 तक होना चाहिए, 2.6 से 6 होना चाहिए, ये 8 तक है। अगेन ये थोड़े तो ये सारे इन सब में थोड़ी गड़बड़ थी, बट दैट इज समथिंग फाइन, बिकॉज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इज नॉर्मल, सबके साथ हो सकता है। फिर यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं कि कुछ कुछ और चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ सी दिख रही हैं। लाइक 0 से 5 दिया हुआ है, ये 5 to 6 यहाँ पे आया है, 0 से 5 दिया हुआ है, 6 to 8 आ रहा है। ये एब्सेंट होनी चाहिए RBC, तो 2 से 3 आ रही हैं। एंड दिस इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, मतलब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। सी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ है। जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दैट वॉज यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वो टर्बिड आ रहा है यहाँ पे। कलर लाइट होना चाहिए, तो वो डार्क है। तो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोटीन्स निकल के आ रहे हैं, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक द बॉडी सिस्टम वाजंट फंक्शनिंग वेल। कुछ कुछ गड़बड़ थी और बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, थोड़ी थोड़ी करके ना बहुत सारी जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस टाइप की। तो अब आप ये देखिए, फिर यहाँ पे ये टेस्ट हुआ है हेपेटाइटिस ए वायरस, दैट इज़ HAV-IgM। इसका टेस्ट हुआ है, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, और ये सारी की रिपोर्ट्स दी हैं। एंड इट वॉज सी पॉजिटिव, ये कह रहे हैं कि 1.2 से हाई होगा तभी पॉजिटिव हो गई। मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए दिस वैल्यू इज लेस देन 0.8, एंड इन माय केस इट वाज 9.21, अगेन अ वेरी हाई वैल्यू। मतलब बता रहा है कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब इसमें ये चीज़ है, यू आर हैविंग दैट प्रॉब्लम, यू आर मतलब आपको उससे प्रॉब्लम हो गई है, यू आर हैविंग एन अटैक ऑफ दैट वायरस। तो ये वायरस यहाँ पे डिटेक्ट हुआ। अब मैं आपको आगे की रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो फिर ये देखिए यहाँ पे CBC दोबारा हुआ, एवरीथिंग वाज लाइक नॉर्मल। यहाँ पे MPV आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये 7 से 11.7 होना चाहिए, बट इट वाज 13.9। ठीक है, यहाँ पे फिर ये थोड़ा सा ESR का रेंज गड़बड़ है, 0 से 20 होना चाहिए, तो 25 आया। LFT चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इंटरेस्टिंग भी क्या मतलब बहुत ही मिस्टीरियस सी चीज़ है कि अभी आपको मैंने LFT दिखाया था, वो 7 पॉइंट समथिंग आ गया। इस पर मैं रीचेक कर लेती हूँ क्या रिपोर्ट्स थी ऊपर। या इट वॉज 7.3। एंड अभी देखिए क्या आ रही है इस रिपोर्ट में। यस, 7.3 से ये हो गया 7.0, मतलब ये अभी यहाँ पे हुआ कम। ठीक है, यानी सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। लाइक रिपोर्ट को देख के आपको ऐसा लग रहा है। SGOT SGPTC कितना डाउन हो गया, लाइक यहाँ पे
9,000 और 13,000 था, सी 6,000 एंड 8,680, सो इट्स रिड्यूसिंग। बट अभी यहाँ पे कुछ अब गड़बड़ आपको दिखने वाली है कि रेशियो चलो थोड़ा बहुत गड़बड़ है। गामा जीटी भी यहाँ पे कम हो गया, 291 वहाँ पे था आई गेस, और यहाँ पे 144 है, तो इट इज़ रिड्यूसिंग। और ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं 17 की, मतलब एक दिन बाद की है, तो इट सीम्स कि सब कुछ ठीक होने लगा है, लाइक बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है, लाइक 13,000 से कोई चीज़ पर 7 या 8,000 पे आ रही है, तो इट इज़ रिड्यूसिंग वेरी फास्ट। आपको लग रहा होगा कि रिकवरी तो 2-3 दिन में हो जाएगी, राइट? रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रही हैं, बट आगे सिचुएशन देखते हैं, अब आगे क्या होता है। सो ये 18th की रिपोर्ट्स हैं। अगेन सेरम बिलिरुबिन इज अगेन रिड्यूसिंग, अभी वो 7.3 था, फिर 7 हुआ, अभी 6.6 हो गया, तो ये धीरे धीरे डाउन जा रहा है, और आप देख भी सकते हैं डॉक्टर ने भी मार्किंग किया कि इट्स रिड्यूसिंग। गामा जीटी देखिए अभी 100 कुछ था आई गेस, 144, नाउ इट इज 134, तो और कम हो रहा है, मतलब धीरे धीरे सब कुछ लग रहा है कि नॉर्मल होता जा रहा है। बट ये 20th की रिपोर्ट्स हैं, 20th मार्च की। एमपीवी यहाँ पे अभी भी रेंज के बाहर है, बट कम तो हो चुका है। अब देखिए सेरम बिलिरुबिन ये बढ़ने लगा, अभी आप देख रहे थे वो 6 पॉइंट समथिंग पे चला गया था, अब ये फिर 7.5 हो गया, फिर से बढ़ रहा है। ये 1 पॉइंट देखिए सेम चीज़ है, वही सेरम बिलिरुबिन लिवर फंक्शन टेस्ट का। अब ये देखिए कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं। ओटीपीटी काफ़ी कम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये 700 और 2,800 के आसपास आ गए, सो इट्स रिड्यूसिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट, बट यू कैन सी द सेरम बिलिरुबिन इज इंक्रीजिंग, एंड दिस वाज द प्रॉब्लम कि ये चीज़ यहाँ पे ना गड़बड़ होती जा रही थी। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे गामा जीटी ये भी बढ़ गया, भाई अभी 134 हो गया था, अब ये 170 हो गया है, मतलब ये बढ़ चुका है। बिलिरुबिन बढ़ चुका है, मतलब घट यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ रही थी, सिर्फ ओटीपीटी या एसजीओटी एसजीपीटी आप कह सकते हैं, बट बाकी सारी चीज़ें फिर से बढ़ने लगी थी। एंड इसका रीज़न क्या था ये किसी को नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा था, बट हो रहा था। एंड डॉक्टर्स कहते हैं इट वॉज क्वाइट नॉर्मल कि ऐसा होता है कि अगर ओटीपीटी डाउन होता है तो बिलिरुबिन बढ़ता है। दिस वॉज समथिंग दैट वॉज देयर लॉजिक, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द केस, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी फिर गूगल पे रिसर्च की, मैंने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स चेक की, बहुत सारे लोगों से बातें की, तो पता लगा कि दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होता, दोनों चीज़ें साथ में डाउन होती हैं। बट स्टिल अब जो हो रहा था वो हो रहा था, तो यहाँ पे आप देखते हैं रिपोर्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे एल्ब्यूमिन का रेशियो भी थोड़ा कम हो रहा है, प्रोटीन्स कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब सब कुछ गड़बड़ चल रहा था यहाँ पे यार। अगेन सी है, ये 25 तारीख की रिपोर्ट्स हैं, फिर से अब लिम्फोसाइट्स वगैरह सबका रेंज गड़बड़ जा रही है, लिम्फोसाइट्स कम है, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं, हीमोग्लोबिन रेंज में आ चुका था यहाँ पे। एमपीवी अभी भी हाई, अब लो हो गया है, सी द केस। एमपीवी पहले हाई 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 चल रहा था कि मतलब जो नॉर्मल रेंज है उससे काफ़ी ऊंचा है, अब ये एमपीवी यहाँ पे नॉर्मल रेंज से काफ़ी ऊंचा है, 7 की जगह ये 2.6 हो चुका है, तो इट्स लाइक मतलब सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है भाई। यहाँ पे फिर ये ESW उस समय भी 25 था, फिर से 25 दिख रहा है। बिलिरुबिन अब देखिए यार LFT पे आ गए हैं हम, और बिलिरुबिन की वैल्यू देखिए, सेरम बिलिरुबिन ये पहले आपको मैंने दिखाया था 7.3 से स्टार्ट हुआ, 7 हुआ, 6 पॉइंट आई गेस समथिंग हुआ, उसके बाद 7 पॉइंट कुछ हुआ, और ये 12.3 हो गया। इट्स इंक्रीजिंग एट वेरी फास्ट रेट, और ये अभी आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ तक गया होगा और कब तक ये बढ़ता रहा। ये मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा रही हूँ 25 मार्च की। तो ये है OTPT की वैल्यू 185 एंड 817, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर, 0 से 35 की रेंज फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये चीज़ आपको देखिए गामा जीटी या जीजीटी ये देखिए फिर से बढ़ने लगा है, 0 to 38 रेंज है इसकी, 306 हो चुका है, ये बढ़ रहा है। आपको सारी चीज़ें दिख रही, मतलब बिलिरुबिन और जीजीटी बढ़ रहा है, एसजीओटी एसजीपीटी डाउन जा रहा था। अब इसके बाद वाली रिपोर्ट्स चेक करिए, बिलिरुबिन इज 14.52, अगेन इट्स इंक्रीजिंग। फिर यहाँ पे आपको SGOT SGPT की रिपोर्ट्स दिख रही हैं, तो ये थोड़े कम हो रहे हैं, मतलब ये चीज़ देख के थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। बट इमेजिन, पता है बिलिरुबिन मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, और इसके हाई होने से क्या होगा, आपकी बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी से वेस्ट फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा है, रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या होंगी, किस टाइप की मेजर प्रॉब्लम, लाइक फिजिकल अपीयरेंस सबसे ज़्यादा चेंज हुआ था। तो आप कहेंगे कि फिजिकल अपीयरेंस से क्या फ़र्क पड़ता है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि चेंजेस क्या आए थे, लाइक मेरी बॉडी का जैसे नॉर्मल जो स्किन कलर होता है वो मेरी बॉडी का कलर, इट वॉज कम्प्लीटली येलो, मतलब इतना डिस्टिंक्ट येलो था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बस लाइक ऐसा लगता है कि हल्दी लगा रखी है शरीर के ऊपर, ऐसा येलो था। और इससे रिलेटेड मैं आपको इंसिडेंट, लाइक ये रिपोर्ट से आपको दिख रही है 31 मार्च की, तो उस समय बॉडी का कलर बिल्कुल ही येलो हो गया था, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन मेरी उस समय रही होगी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 4 अप्रैल को था,
मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया था कि ये तो आप दे ही नहीं सकते, आपकी सिचुएशन ही नहीं है, आप पेपर में बैठ ही नहीं पाओगे। क्योंकि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं था, ये बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होने की वजह से और तबीयत इतनी ख़राब होने की वजह से इतने लंबे टाइम से। मैंने आपको डेट एग्जैक्ट बताई थी, 11 मार्च से सब कुछ स्टार्ट हुआ है एंड दिस इज़ नाउ 31 मार्च, से 20 डेज़ हो चुके हैं तबीयत ख़राब हुए। और इन 20 डेज़ में मेरी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ ड्रेन आउट हो चुकी थी, मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। येस, मुझे सपोर्ट लेके चलना पड़ता था कि कोई ना कोई या तो पकड़ के मेरी हेल्प कर रहा है चलने में, या फिर मैं खुद दीवार का सहारा लेके चल पा रही थी। तो द सिचुएशन वॉज दिस, और मैं बैठ के मतलब टेबल चेयर पर पढ़ाई करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी उस सिचुएशन में, क्योंकि मेरे से 5 से 10 मिनट भी टेबल चेयर पर नहीं बैठा जा रहा था, और उसी में 3 घंटे का मेरा मेंस का एग्ज़ाम होना था। तो और डॉक्टर मना कर रहे हैं, मतलब ये भी देखिए आप, सारी चीज़ें देखिए कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली मना कर रहे हैं कि वो तो भेजना ही नहीं चाह रहे थे। इनफैक्ट सभी मना कर रहे थे, जिसको भी पता लग रहा था तबीयत ख़राब है वो सब मना कर दे रहे थे कि नहीं, ये तो अब एग्ज़ाम देने की सिचुएशन में ही नहीं है। और मेरी ज़िद थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है। मतलब आप भी कहोगे कि यार क्या अजीब से लोग हैं यार, ऐसे ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि तबीयत ख़राब है, उधर इतनी ज़्यादा चला फिरा नहीं जा रहा, एग्ज़ाम देने को तैयार है। घर में आधे घंटे नहीं बैठा जा रहा बट एग्ज़ाम देने को तैयार है। तो ये मेरी मतलब सोच थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है, एटलीस्ट मैं बैठ तो जाऊँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ ठीक हो चुका था, अच्छी परसेंटाइल आ चुकी थी, तो मुझे पता था कि मेरा अब एग्ज़ाम तो क्वालीफाई बहुत ईज़िली हो जाता है। तो मेरा एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाइड था, मैं एडवांस के लिए क्वालिफाइड थी, बट स्टिल मेरा एक था कि एक बार बैठकर देख तो लूँ कि मुझे क्या याद है। क्योंकि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम जब मैंने अपनी जेईई की प्रिपरेशन को थोड़ा-सा एक ब्रेक दे दिया था। क्योंकि बोर्ड्स के टाइम में थोड़ा-सा बोर्ड्स पे फोकस ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी जेईई की या फिर नीट की जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ी-सी इफ़ेक्ट तो होती है। आप उस टाइम एक छोटे से ब्रेक तो ले ही लेते, नहीं भी लेते तो आप उस तरह से उतनी रिगरसली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम के पहले कर रहे थे। तो येस, मेरा भी एक छोटा-सा ब्रेक तो हो चुका था जेईई प्रिपरेशन से, पढ़ाई से तो नहीं हुआ था, जेईई प्रिपरेशन से हो चुका था। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद तो पढ़ाई से भी हो गया था सब कुछ, मतलब लाइक ये 20 डेज़ से तो किताबों को हाथ तक नहीं लगाया था। तो मेरी ज़िद थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है एंड इमेजिन द सिचुएशन कि बॉडी का कलर बिल्कुल येलो है, बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, मैं स्टिल एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हूँ। तो ये मेरी लास्ट रिपोर्ट्स थी मेरे उस एग्ज़ाम के पहले, 31 मार्च की, या उसके बाद वाली रिपोर्ट 12 अप्रैल की है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं सब कुछ थोड़ा-सा गड़बड़ चल रहा है। सेरम एल्ब्यूमिन अब रेंज में यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट आगे पीछे ये स्टार्टिंग में गड़बड़ था। तो डॉक्टर्स ने सीधा मना कर रखा था, बट मेरी ज़िद एग्ज़ाम देना है और मैं ना ज़िद करके चली गई। मैंने जब मुझे मम्मी-पापा ने मना किया तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस तो मिलती ही है। मैं उन्हें बोलूँगी कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, लाइक मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मुझे घर जाने दें। बिकॉज़ पेरेंट्स तो वहीं वेट कर रहे थे सेंटर पे 3 आवर्स के लिए, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं मतलब इस तरह से कन्विंस करके एग्ज़ाम देने चली गई। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं सेंटर पे पहुँची तो थोड़ा-सा लंबा आपको दूर जाना पड़ता है, लाइक ऐसा नहीं कि गेट से घुसने के साथ आपको रूम मिल जाएगा। थोड़ी-सी आपको चेकिंग वगैरह जो भी प्रोसेस वगैरह है उसके लिए लाइक बहुत सारे पैसेजेस से होते हुए जाना पड़ता है रूम तक। तो द थिंग इज़ कि मुझे ना सब जो भी लोग देख रहे थे वो बार-बार पलट के ज़रूर देख रहे थे। बहुत सारे लोग आते-जाते हैं, बार-बार तो किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखते। तो मेरे साथ भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दे चुकी थी ऑलरेडी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं नोटिस किया था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। बट इस टाइम ऐसा हुआ कि मैं जहाँ से भी जा रही थी ना, जो भी मुझे एक बार देख रहा था वो पलट के ज़रा दोबारा ज़रूर देख रहा था। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा-सा अजीब लगा कि मतलब पता नहीं ऐसे लोग क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या है? जैसे सब लोग नॉर्मल से वैसे मैं भी तो हूँ। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम खत्म हुआ, उसके बाद हमें 5-10 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ा कि वो लैब वाइज़ एक-एक करके बच्चों को निकाल रहे थे ना, सबको एक साथ नहीं निकालते हैं। तो उस टाइम मैं वेट कर रही थी, तो मेरे बगल में जो लड़की बैठी है ना, वो मेरे से पूछ रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम है? तो आई वाज़ लाइक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? तो उसने बोला एक्चुअली आपकी आइज़ बिल्कुल येलो हैं और आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा येलो लग रही है। तो थोड़ा-सा ये अजीब-सा लग रहा है क्योंकि ऐसा नॉर्मल लोगों का नहीं रहता है। सो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये रीज़न रहा होगा जिसकी वज़ह से सब लोग बार-बार मुझे ऐसे घूर-घूर कर देख रहे थे, और फिर मुझे थोड़ा-सा ख़राब लगने लगा। एंड येस, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने वो 3 घंटे का एग्ज़ाम कैसे दिया। द थिंग इज़ कि मैं बैठी एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ लगभग आधे घंटे तक तो मैं ठीक-ठाक पेपर दे पा रही थी। आधे के ब घंटे के बाद ना बॉडी पेन स्टार्ट हुआ, बैक पेन होने लगा बहुत ज़्यादा, बैठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि हैबिट नहीं थी और स्ट्रेंथ भी थी नहीं बॉडी में। बट स्टिल किसी तरह से मैंने बैठ के एग्ज़ाम दे दिया और ठीक-ठाक स्कोर इस मेरे सेकंड अटेम्प्ट में भी आया था। सो येस, तो ये एग्ज़ाम मेरा किसी तरह से हो गया। उसके बाद अब तो फिर डॉक्टर ने बोला कि जब डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर ने उस समय बोला था कि 1 मंथ में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 1 मंथ में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, एडवांस के एग्ज़ाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ।
बट द रिपोर्ट्स डिडंट सजेस्ट दिस। रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही थी और सिचुएशन कुछ और ही होती जा रही थी। जो एक्सपेक्टेड था वो ऑब्जर्व नहीं था। केमिस्ट्री में ये चीज़ आपने बहुत बार सुनी होगी कि जो ये एक्सपेक्टेड है बट ऑब्जर्व नहीं है। तो मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि जो एक्सपेक्टेड था वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। एक तो सिचुएशन ऐसी थी कि लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनको हेपेटाइटिस ए होता है उसके बाद ये जॉन्डिस हो जाता है, उन लोगों को 1 मंथ में मतलब 28 डेज 4 वीक्स का टाइम डॉक्टर कहते हैं कि 4 वीक्स में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ओनली 5% केसेस में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पाता, और मेरे वो 5% वाला एक्सेप्शन भी मेरे साथ ही हुआ। मतलब एग्जाम के टाइम तो प्रॉब्लम आई ही आई, और ये 5% वाला जो एक्सेप्शनल केस था वो मेरे साथ हुआ। अब रिपोर्ट्स में आपको आगे की दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। तो येस, इट इज़ 12 अप्रैल 2026। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन है, CRP का टेस्ट है, इसकी वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, ये आ रही है 11.32, ये भी वैल्यू मतलब बढ़ी हुई है। तो ये चीज़ें तो मेरे ना धीरे धीरे थोड़ी सी नॉर्मल होती जाती है कि मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं होने वाली। ये दिख ही रहा है, सारी चीज़ें तो गड़बड़ी चल रही हैं। अब बिलिरुबिन देखिए आप, LFT, इट्स इंटरेस्टिंग, 17.01। मतलब जो चीज़ आपकी 1.2 के आसपास होनी चाहिए, 1.2 से कम होनी चाहिए, इनफैक्ट इट इज 17.01। तो ये मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स 12 अप्रैल की हैं, मतलब 17 मई को मेरा एग्ज़ाम था, तो लगभग 1 महीना भी एग्ज़ाम में बचा हुआ है और मेरी रिपोर्ट्स हाई जा रही हैं। और डॉक्टर कह रहे हैं कि बिलिरुबिन अपनी पीक तक तो जाएगा, उसके बाद वो डाउन होना स्टार्ट होगा। तो मतलब गड़बड़ होती जा रही है, ऐसा आप नोटिस कर पा रहे हैं, राइट। OTPT फॉर सेटिस्फैक्ट्री, ये डाउन हो रहा है। अब ये आप देख सकते हैं 2 डिजिट्स में है। स्टार्टिंग में मैंने कहा आपको दिखाया था कि ये 5 डिजिट्स और 4 डिजिट्स तक पहुंच गया था, तो ये तो ठीक चल रहा है। गड़बड़ इधर चल रही है, बॉडी का कलर और येलो हो जा रहा है, और उस येलो बॉडी कलर होने की वजह से, क्योंकि जो बिलिरुबिन वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे जॉन्डिस में आप जो भी लोगों को देखते हैं कि सब कुछ येलो हो जाता है, नेल्स और स्किन, बॉडी का फेस, हेयर, इवन द स्कैल्प, वो सब कुछ येलो हो जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो बॉडी से जो बाहर निकल जाना चाहिए था वो बॉडी में ही रह जा रहा है, और फिर वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते थे, हर स्किन की लेयर के अंडर में डिपॉजिट हो जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत इचिंग होती है। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं GGT थोड़ा कम हो चुका है। इधर सेरम टोटल प्रोटीन थोड़ा वैल्यू उसकी बढ़ गई है। फिर ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एल्ब्यूमिन यहाँ पे आपको कम दिख रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें साथ साथ अप डाउन चल रही थी बार बार पूरे इस टाइम में। फिर ये 12th की एक और दूसरी रिपोर्ट है, थायराइड प्रोफाइल है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब ये देखिए 20th अप्रैल की रिपोर्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट 21.76, ये है बिलिरुबिन की वैल्यू, फिर से और बढ़ी हुई आई है। आप सोचिए, जस्ट 17 मई को मेरा एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, जिसके लिए इतनी टाइम से प्रिपरेशन की है, जिसके लिए मतलब सब कुछ अपना छोड़ दिया था, सारे प्रोग्राम्स, वेडिंग्स एंड ऑल, जो भी फंक्शंस होते थे वो सब स्किप किए थे जिसके लिए। उस एग्ज़ाम के टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एग्ज़ाम आने वाला है, तबीयत और ख़राब ही हो रही है ठीक होने की जगह। स्ट्रेंथ है ही नहीं बॉडी में, अभी तक पढ़ाई कुछ नहीं हो पा रही थी इस टाइम तक, एंड इनफैक्ट मेरे फाइनल एग्ज़ाम की डेट तक मैं कुछ नहीं पढ़ाई कर पाई थी, दिस इज़ द ट्रुथ। तो मैंने सोचिए कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है और एग्ज़ाम पास आया जा रहा है। सब लोग बैठ के, आपको ये भी पता है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग बैठ के अब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, जिन भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती थी उनको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डाउट्स ले रहे हैं टीचर्स से। एंड मेरी सिचुएशन क्या है भाई, मैं तो बैठ के पढ़ ही नहीं पा रही, मैं तो आधे घंटे टेबल पर टाइमर लगा के नहीं बैठ पा रही हूँ, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से बैठ पा रही हूँ, दिन भर में 4-5 घंटे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे सोच सकते हैं कि एडवांस का एग्जाम जो 6 घंटे का एग्जाम है वो देना है, बट स्टिल सबको होप तो रहती है ना कि शायद लास्ट तक सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट तक क्या होता है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाई हो रहा है, फिर ये OTPT अप डाउन चल रहा है। अभी ये दोनों 2 डिजिट्स में आ गए थे, अभी 3 डिजिट्स में, ये 2 डिजिट्स में, तो मतलब कुछ कुछ अप डाउन इसमें चल रहा है। फिर ये अल्कलाइन फॉस्फेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये थोड़ा सा सेरम टोटल प्रोटीन बढ़ा हुआ दिख रहा है, सेरम ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ दिख रहा है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो थोड़ा कम है। तो ये सब थोड़ी बहुत गड़बड़ें मतलब आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब ये हम ना एक दूसरे डॉक्टर के पास गए कि हमें लगा कि एक बार दूसरे किसी डॉक्टर से भी चेकअप करा लेना चाहिए जो स्पेशलिस्ट हैं इसमें। तो हम उनके पास गए थे। नाम की स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ दिख रही है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स लिखी हैं कि हेपेटाइटिस है, IgM इसकी वैल्यू लिखी हुई है, कब से सब कुछ स्टार्ट हुआ ये भी यहाँ पे डेट दी हुई है। फिर
जॉन यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग परसिस्टेंट एंड इंक्रीजिंग जॉन्डिस, येलो डिस्चार्ज ऑफ आइज, येलोइश कलर ऑफ आइज, डिस्कलरेशन हो गया था, आइज बिल्कुल येलो थी, बिल्कुल ये वाइट वाला जो पोर्शन होता है इट वॉज डार्क येलो इन कलर। तो यू कैन इमेजिन कि कितना स्केरी लगता होगा, और सही है लोग देख कर डर जाते थे, मेरी आंखें भी वैसी हो गई थी उस टाइम में। अब यहाँ पे ना ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो मतलब अब क्या बताऊँ यार, सब कुछ गड़बड़ हो रही थी तो गड़बड़ पे गड़बड़ हो जाएगी उस टाइप से। अब यहाँ पे कुछ कुछ ही डॉक्टर ने लिखा है तो मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रही थी क्या है, बट थिंग इज जो मुझे बताना था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है MRCP। अल्ट्रासाउंड पहले ही हो चुका था एंड अल्ट्रासाउंड में भी बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि जहाँ दर्द होता है वो वहाँ पे ही अपनी मशीन घुमाते हैं एंड ऑल दैट, जिसका हुआ होगा उसको पता होगा कि दैट इज़ ऑल्सो अ पेनफुल प्रोसेस। और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे अब लिख दिया डॉक्टर ने MRCP। तो अगर आपको MRCP नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ अ टाइप ऑफ MRI। MRI का आपने नाम सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके ये बॉडी का चेकअप करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस को जनरेट करते हैं। और अगर आपने इसकी इमेज नहीं देखी है तो मैं एक बार आपको ट्राई करती हूँ दिखाने का। लेट्स सी इफ इट्स पॉसिबल। MRCP, इट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो भी लिखा हुआ है यार, इसकी इमेजेस देखिए कैसे होती है ये। इस टाइप से ये मशीन होती है, एग्जैक्टली इसी टाइप का सिचुएशन सेटअप होता है। ये एक बड़ी सी मशीन है, इसके अंदर आपको जाना है। MRCP स्कैन इस तरह की मशीन होती है, पूरी कवर्ड होती है पीछे से, उसके अंदर आपको ऐसे घुसा दिया जाता है, ऐसे लेटा। मतलब सोच के ही डर लग रहा है यार कि इसमें आपको एक बड़ी सी मशीन के अंदर, बड़े से गोले के अंदर घुसा दिया जाएगा ऐसे लेटा कर। तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था कि ये जैसे देख सकते हैं आप, कि इसमें आपको ऐसे लेटना और ऐसे आपको हेड की साइड से अंदर कर दिया जाएगा। तो 21 की ये डेट है। ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, दिस इज डेट इज 21 अप्रैल, जब ये चेकअप डॉक्टर ने बोला है। तो 22 को मॉर्निंग में ही MRCP मेरा हुआ भी है, बट मैं बहुत रो रही थी इसके पहले, मुझे बहुत डर लग रहा था इसके लिए। और उससे भी ज़्यादा डॉक्टर ने पता है क्या बोला था, प्लस माइनस CT स्कैन, ट्रिपल साइड CT स्कैन। CT स्कैन तो भाई किताबों में पढ़ा है, जो 11th-12th के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था उससे रिलेटेड इंग्लिश में। और नहीं भी पढ़ा तो CT स्कैन इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी रेयर, मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये किया जाता है। एंड आई वॉज टोल्ड दिस कि मुझे बोला गया कि हो सकता है आपकी बॉडी में जो बाइल डक्ट है उसमें कोई लीकेज हो सकती है या फिर कोई ब्लॉकेज हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इतना टाइम ले रही है रिकवर करने में, तो हो सकता है कि सर्जरी की नीड पड़े। तो आप सोचिए कि सिचुएशन कितनी ख़राब होती जा रही है। एक नॉर्मल से बुखार से स्टार्ट होती है, यहाँ पे MRCP, MRI और ये CT स्कैन, और उससे भी ज़्यादा सर्जरी वगैरह की बातें सुनाई जा रही हैं। The situation was getting worse. It was actually getting worse और मेरा एग्ज़ाम और नज़दीक आया जा रहा है। अब सोचिए कि क्या मेंटल सिचुएशन रही होगी उस समय में किसी की। ये एक और रिपोर्ट्स हैं 20th की, मिस हो गया था आई गेस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बिलिरुबिन मतलब बॉडी में अलग अलग इतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बॉडी में बढ़ चुकी थी। ये आप देख सकते हैं, यूरिन का टेस्ट है उसमें भी बिलिरुबिन प्रेजेंट आ रहा है। ठीक है, अब ये MRCP हुई है, उसके बाद उसकी फ़ोटोज़ भी मैंने आई गेस अटैच की थी। वेट लेट मी चेक। ये तो अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो है, इसमें आपको कुछ नहीं समझ आएगा, मुझे भी नहीं आता है, बट ये अल्ट्रासाउंड की इमेजेस हैं और ये उसकी रिपोर्ट्स हैं जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत पहले की है, स्टार्टिंग की है, 16 मार्च की है। ओके, सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है। यस, दिस इज़ MRI की रिपोर्ट्स है मेरी, MRCP जो हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं सारी इमेजेस है यहाँ पे, ये सारी इमेजेस जो भी मेरा मतलब आप चेस्ट के आसपास वाला रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है, उसके पास की ये सारी इमेजेस हैं। ये इधर लंग्स की है, इधर ये तो दिख रहा है गॉल ब्लैडर। ये जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा समझ आ रहा होगा, बाकी सबको इतना तो आइडिया होता ही है। तो ये सारी और भी इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं, मतलब इतनी सारी इमेजेस यहाँ पे हैं। फिर ये आपके जो आई गेस गॉल ब्लैडर का और एनलार्ज्ड इमेजेस हैं।
और ये प्रोसेस लगभग आधे घंटे के आसपास चला था और इसमें पता है बहुत गंदी गंदी स्मेल्स आ रही थी उस मशीन के अंदर से। एक तो फास्टिंग पे बोला गया था कि बिना कुछ खाए पिए आना है, और वो सारी गैसेस मतलब बहुत ज़्यादा आपका मूड अजीब सा हो जाएगा ये सब होने के बाद। फिर डिजिटल एक्सरे भी हुआ था 17 मार्च को, तो उसकी भी रिपोर्ट्स आई गेस होंगी। ओके, मैं दिखाई तो दिखा दूँगी। पूरी बॉडी का, अपर बॉडी का एक्सरे भी हुआ था। अब हम ये रिपोर्ट्स देखते हैं 30 अप्रैल। अप्रैल का महीना अब ख़त्म हो रहा है, 17 मई को एग्ज़ाम है, मतलब अब मेरे पास लगभग 15 दिन बचे, 20 दिन भी नहीं है। ये आया INR रिपोर्ट। अगेन ये भी थोड़ी गड़बड़ है, ये 13.3 तक होना चाहिए, 8.9 से 13.3, इट्स 14.3। अगेन ये भी हाई है। फिर ये INR का रेशियो भी गड़बड़ है, मतलब जो टेस्ट कर पा रहे थे वो सारे गड़बड़ी निकल कर आ रहे थे। ये चीज़ आपने नोटिस कर ली होगी अब तक। ये बिलिरुबिन और हाई हो रहा है, 19.44 हो चुका है अब यहाँ पे। इसकी वैल्यू घट ही नहीं रही है। ये 30 अप्रैल की रिपोर्ट्स में एग्जाम पास आ जा रहा है और यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ी चले जा रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं OTPT अभी भी हाई है। अब ये भी दोनों थोड़े बढ़ गए हैं, पहले ये भी कम हो रहे थे, 2 डिजिट में दोनों आ चुके थे, आपको मैंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई थी, एंड ये फिर से 3 डिजिट्स में आ रहे हैं, तो मतलब फिर ये भी अब बढ़ रहा है। GGT इसकी वैल्यू अभी भी हाई है। टोटल प्रोटीन ये भी हाई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन रेशियो, ये सब मतलब सब गड़बड़ इधर दिख रहा है यहाँ पे। फिर ये 18 मई को एग्ज़ाम मेरे जब ख़त्म हुआ है, अब आप सोचिए कि ये मेरा लास्ट रिपोर्ट थी। दीज आर माई लास्ट रिपोर्ट्स, लास्ट टेस्ट बिफोर माई एग्ज़ाम। इसके बाद मेरा एग्ज़ाम है और 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है, JEE एडवांस का, जिसको नहीं पता है। हमारा एग्ज़ाम सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ था, 9 से 12 की पहली शिफ्ट थी और 2:30 से 5:30 तक का दूसरी शिफ्ट थी। 3-3 घंटे के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं सेम डे। तो आप सोचिए कि अगर 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आप 8:30 तक सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक वगैरह जो भी वहाँ पे प्रोसेस है वो सब होगा, और वहाँ पे आपको 8:30 बजे तक पहुंचने के लिए जल्दी निकलना। वो 7 बजे तक हम लोग घर से निकले थे, 7 बजे तक घर से निकले थे। वहाँ पे 5:30 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होना था, 6 बजे तक उन्होंने हमें वहाँ सेंटर से निकाला था, तो घर पहुँचते पहुँचते 8 बजे। मतलब इट वॉज अ जर्नी ऑफ अराउंड 12-13 आवर्स। 12-13 आवर्स के लिए मुझे इस तरह से ट्रैवल करना था, उसी में एग्ज़ाम देना था। एंड सिचुएशन वॉज कि मैं अभी तक 3 घंटे बैठ के एक भी पेपर प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ। इस सिचुएशन में मेरा एग्ज़ाम आ रहा था, तो सब अब सोचने लगे कि इस साल शायद या तो ड्रॉप ले लें, नहीं तो मेंस का रिजल्ट ठीक था, मेंस का रिजल्ट अच्छा हो गया था, उससे कोई भी कॉलेज मिल जाता अच्छा सा और उसमें कोई भी ब्रांच मिल जाती, तो मतलब मैं IIT को छोड़ के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी। बट द थिंग इज़ कि यार जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की, वो एग्ज़ाम मैं कैसे छोड़ दूँ, या उसके चक्कर में मैं एक साल ड्रॉप क्यों लूँ जब मेरी प्रिपरेशन मुझे पता है कि मैं पहले से कर चुकी हूँ। तो मेरा एक मोटिवेशन था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है, मेरे पास इतना बिलीव था कि मैंने जो कर रखा है मुझे कुछ तो याद होगा। आई नो 100% याद नहीं होगा, मेरा रिविजन प्रॉपर नहीं है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने मॉक टेस्ट नहीं किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए, बट कोई बात नहीं, कुछ तो किया है ना। जो कुछ किया है उसी के बेसिस पे मैं अपने एग्जाम में एटलीस्ट अपियर हो जाऊँ। मैंने सोचा उसके बाद जो होगा वो बाद का बाद में देख लेंगे, जिसको जो कहना है वो कहता रहे, बट मुझे अपना काम करना है। दैट वॉज द थिंग दैट आई थॉट, जो मेरा मोटिवेशन था, मेरे अंदर से ये बिलीव था। तो इसके लिए मैंने बहुत कन्विंस किया। पहले तो डॉक्टर भी बहुत मना कर रहे थे, बाद में उन्होंने भी सपोर्ट किया। मतलब स्टार्टिंग में वो कह रहे हैं कि आप पेपर नहीं दे सकते हो, आपकी रिपोर्ट्स गड़बड़ हैं, तबीयत ठीक नहीं है, बैठ भी नहीं पाओगे, पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो सकती है। एंड येस, आई वॉज हैविंग द रिस्क ऑफ लिवर फेलियर एट द टाइम। जिस दिन मैं एग्जाम दी हूँ उस दिन भी मैं उस रिस्क के साथ एग्जाम दे रही थी। तो द सिचुएशन वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी डेंजरस एज वेल। बट इस सिचुएशन में मैंने अपने आप को फिर भी कन्विंस किया कि नहीं, मैं बैठ सकती हूँ, मैं पेपर दे सकती हूँ, एटलीस्ट मेरी प्रिपरेशन हो रखी है, तो मैं देखूँ तो मुझे क्या क्या आता है। दिस वॉज द रियल टाइम। यही होता है एक्चुअल एग्जाम कि लाइफ में ना सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, सारी चीज़ें मतलब जैसा आप सोच के चलोगे, हो सकता है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन हो। और मेरे साथ ही एग्जाम के टाइम में तो सब लोग चाहते हैं कि भाई सर्दी खांसी भी ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा भी दर्द ना हो, कुछ भी ना हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट रहे। सब एग्जाम के टाइम में ऐसी कामना करते हैं। और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि भाई वहाँ पर लिवर फेलियर का रिस्क है, मतलब कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ है। तबीयत इतनी ख़राब चल रही है 3 महीने से, उसके बाद मेरा एग्जाम और मैं एग्जाम देने को तैयार हूँ। मैं अभी भी कह रही हूँ कि नहीं, मैं पेपर दूंगी, मुझे पेपर देना है, मैं बैठूंगी। मैंने बहुत कन्विंस किया, तो डॉक्टर ने भी लास्ट में बोला कि फाइनली आप पेपर दो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। तो डॉक्टर का भी बहुत सपोर्ट था। फिर पेरेंट्स भी स्टार्टिंग में तो बहुत घबरा रहे थे, फिर उन्होंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम पेपर दिलवा कर एक बार देख लेते, कि मेरी जिद थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है। और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देकर भी आई, तो फिर लंच के लिए वापस जब आई तब भी मुझे दर्द तो हो रहा था, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था एग्ज़ाम में।
और सिचुएशन भी मतलब सराउंडिंग्स से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट स्टिल मैंने घर आने के बाद एक बार भी शिकायत नहीं की कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सब कुछ बोला कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में देकर आई, तब भी तबीयत थोड़ी ख़राब लगने लगी थी, बट स्टिल मैंने उसके लिए भी कंप्लेन नहीं की। सब बातें मैंने बाद में घर में भी बताई, नहीं तो सब लोग घबरा जाते। एंड पेपर ठीक ही ठाक हो गया। रिजल्ट आप सबको पता ही है, मैं अब IIT दिल्ली में एट प्रेजेंट पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी ब्रांच है। तो आप मतलब देख सकते हैं कि अब फाइनल सिचुएशन क्या है। तो दैट वॉज द टाइम ऑफ रियल एग्जाम। उस समय एक्चुअल एग्जाम था मेरा। सबका कोई और एग्जाम था। सब लोग जेई की तैयारी कर रहे थे, जेई एडवांस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट मेरी प्रिपरेशन कुछ और ही चल रही थी। मेरी प्रिपरेशन थी कि पहले अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उस एग्जाम को अपेयर करना और क्रैक करना है। एंड येस, आई वॉज एबल टू डू इट इवन आफ्टर हैविंग दिस रिपोर्ट। दिस मतलब इतनी हाई वैल्यू, इतनी मतलब बॉडी कलर पूरा डिसकलर्ड हो रखी है, आईज का कलर एकदम येलो हो गया है। फिजिकली जो भी चैलेंजेस थे और मतलब मेंटली भी अपने आप को मैंने स्ट्रॉन्ग रखा कि नहीं मुझे ये पेपर देना है, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी तो बढ़ता है कि आप देख रहे हैं आपके आसपास सब लोग अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं एंड आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस तो बढ़ता है। आप इस बात को माने या ना माने, क्योंकि जब आप खुद फील करिएगा तो आपको पता लगेगा कि नहीं एक्चुअल में इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम तो होती है। एंड होती है, बिल्कुल होती है। फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, सोचना रहता है कि भाई 4 साल और एक एग्जाम, एक ही मौका है, लाइफ टाइम में ये एग्जाम एक बार होने वाला है। अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हैं, ड्रॉप ले रहे हैं तो 2 बार इसका चांस मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप सोचिए कि ये वो एग्जाम था जिसके लिए इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, और अचानक से उसके टाइम में लास्ट 3 मंथ से ऐसी सिचुएशन चल रही है, और उसी में आपको एग्जाम देने के लिए फिर भी आपने खुद करेज मतलब इतना कलेक्ट किया, आपने अपने आप को इतनी हिम्मत बांधी कि नहीं मेरे से एग्जाम हो सकता है, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करके देखूँ। तो दैट इज़ द थिंग जो मैं आप लोगों को भी हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ज़रूरी नहीं कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होगी, बट स्टिल यू हैव टू keep yourself focused on your destination, your target, your goal, your aim, not on the problems which are there. आपको प्रॉब्लम्स पर नहीं फोकस करना, आपको सोल्यूशन पर फोकस करना है। आपको देखना है कि आपका टारगेट क्या था, क्योंकि मेरा भी ध्यान कहाँ था अपनी। अगर मेरी प्रॉब्लम रहती कि अगर मैं सोचने लगती कि मेरी डिजीज क्या है, मेरी इलनेस क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अगर मेरा फोकस इन सब चीज़ों पर जाता तो शायद मैं आज जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होती, या तो मैं आपको एक ड्रॉपर दिख रही होती, नहीं तो मैं किसी और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में दिखती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई और कॉलेज खराब है, बट आई हैड फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर माई सेल्फ कि मुझे कम से कम इतना तो करना है। इतना स्टैंडर्ड एक सब फिक्स कर लेते हैं, राइट। सब अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखते हैं। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखती, बट एक बेयर मिनिमम लेवल सब लोग अपना सेट करके चलते हैं। सो आई हैड दैट कि मुझे एटलीस्ट IIT तक पहुंचना है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, आई हैड टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स। पहले तो बहुत सारे सैक्रिफाइस किए ही थे, बट इस टाइम में मेन था कि मुझे अपने आप को, अपने फोकस को अपने एग्जाम पर रखना है, ना कि बाहर की डिस्ट्रैक्शंस पर रखना है। बाहर की क्या, अंदर की डिस्ट्रैक्शंस पर भी नहीं रखना है। जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो भी ध्यान में नहीं रखते हुए मैंने अपना एग्जाम दिया। ऑल्दो इट वॉज रिस्की, बट लाइफ में आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, और ये पहली बार नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस पहले भी हुए हैं कि मुझे रिस्क लेना पड़ा है, और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को भी लेना पड़ता है। आप बड़े हैं या छोटे हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, स्टूडेंट हैं या फिर आप कोई एडल्ट हैं, जॉब करते हैं या स्कूल पढ़ते हैं, कोई भी सिचुएशन है, आपको सिचुएशंस इस टाइप की मिलेंगी जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट होंगी, बट आपको अपने आप को उन सारी सिचुएशंस के लिए बिल्कुल रेडी रखना है। तो मैंने भी वही किया, और इस रिपोर्ट के बाद भी, लास्ट रिपोर्ट मेरी इस सेट की थी, बट उसके बाद भी मैंने हिम्मत की और एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम के वेरी नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से चेकअप कराया था। तो अब आप देख रहे हैं कि अब रिपोर्ट्स भी कुछ ठीक होने लगी हैं, राइट। मतलब आप देखिए कि जब आपने ये सुनी होगी लाइन कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मैंने अपने आप को इतना संभाल कर रखा, अपने लिए अपने आप को इतना फोकस्ड रखा कि मुझे ये करना है, मैं कर सकती हूँ। तो देखिए रिपोर्ट्स भी अब उसके बाद नॉर्मल होने लगी, राइट। तो मतलब सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स उसी टाइम में आई जिस टाइम में आपको एक्चुअली आप चाह रहे थे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक रहे। इस बात को तो यही कहेंगे ना कि बिलिरुबिन भी तब तक हाई हो रहा था जब तक एग्जाम नहीं हुआ था। एग्जाम होने के बाद वो भी डाउन होने लगा। तो सारा एक्चुअल मतलब इससे कहते हैं कि एक्चुअल टेस्ट आपका कोई ऊपर वाला जो कि आप सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते हैं वो आपका टेस्ट ले रही है। तो दैट वॉज माई टेस्ट। और उसके बाद आप देखिए रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक होने लगी हैं धीरे धीरे। OTPT लाइक उसी आसपास है। गामा GTC इट्स 59, कहाँ वो 300 के आसपास पहुंचा हुआ था। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह में गड़बड़ है, बट येस द रिपोर्ट्स वर गेटिंग नॉर्मल। इसके बाद ये 18th में की एक और रिपोर्ट है। तो
अभी भी यहाँ पे बिलिरुबिन तो प्रेजेंट ही दिख रहा है, एंड यस यहाँ पे आपको बैक्टीरिया भी प्रेजेंट दिख रहे हैं, नाइट्राइट भी प्रेजेंट दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम्स उसके बाद भी थी, बट स्टिल बिलिरुबिन अब मतलब डाउन होने लगा था, तो दिस वॉज क्वाइट रिलीविंग, क्योंकि ये एक चीज़ थी जो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। बट एग्जाम्स के बाद देखिए ये सब भी चीज़ें नॉर्मल होने लगी, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट भी बताया हुआ है बॉडी में। तो प्रॉब्लम्स कुछ कुछ तो थी। अब ये देखिए फाइनल रिपोर्ट्स मेरी 8 जून की 3.63 इज ऑल्सो लाइक वेरी डाउन। अब डाउन बिलिरुबिन कितना डाउन हो चुका है, आप देखिए कहाँ वो 21 पॉइंट समथिंग है, 22 के आसपास आई गेस पहुँच गया था, एंड नाउ इट इज़ 3.63 ऑन 9th of June। फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिए OTPT हाई हो गया है, 153 हो गया, बट डॉक्टर ने कहा कि ये तो अप डाउन अब थोड़ा सा चलता रहेगा, धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, इसके लिए कोई मेडिसिन की नीड नहीं है। गामा GT भी थोड़ा सा डाउन हो गया, ये रेशियो इधर थोड़ा सा गड़बड़ है। ये फाइनल रिपोर्ट्स 9th of July की मेरी जो लास्ट रिपोर्ट्स हैं, 1.88 मेरा बिलिरुबिन था, और OTPT लाइक अब देखिए काफ़ी नॉर्मल सा हो चुका है, ये तो रेंज में आ भी चुका है, ऑलमोस्ट रेंज में है। SGOT SGPT भी अब थोड़ा सा हाई रह गया, गामा GT थोड़ा सा अभी हाई है, 144 है, बट ठीक है। वेरी ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ है, बट दिस इज़ नॉट मच प्रॉब्लमैटिक। मतलब जो मेन था कि बिलिरुबिन से प्रॉब्लम थी, तो बिलिरुबिन अब डाउन हो चुका है, और अभी मुझे एट प्रेजेंट नहीं पता कि मेरा बिलिरुबिन रेंज में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि नेक्स्ट रिपोर्ट्स के लिए डॉक्टर ने बोला था कि आफ्टर दिवाली करवाना है। बट द थिंग इज़, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, द थिंग इज़ कि आपको देखना है कि ये सिचुएशन एक्चुअली क्या थी, कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, एक नॉर्मल सा फीवर से सब कुछ स्टार्ट हुआ, जो सबको किसी को भी हो सकता है वायरल फीवर, और उससे सब कुछ स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँच गया, एग्ज़ाम की डेट तक, 3 महीने तक वो फीवर, एक छोटा सा फीवर जो स्टार्ट हुआ तो वो 3 महीने का टाइम ले गया, एग्ज़ाम को पूरा टाइम ले गया प्रिपरेशन का, जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है ना किसी भी प्रिपरेशन का, किसी भी जर्नी का, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम में मेरी क्या सिचुएशन हुई थी, एंड स्टिल आई गेव द एग्जाम एंड द रिपोर्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, और द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। आपने देखा कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया मेरा। तो ये आपको मैंने स्टोरी किस लिए बताई, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए नहीं बता रही कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ मैं बहुत महान हूँ, नो। द सिचुएशन थिंग इज कि मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ इस सिचुएशन में काम, अगर मैं ये सब कर सकती हूँ, मैं अगर अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ, तो यार आपकी सिचुएशन इतनी खराब तो नहीं है ना, इससे खराब सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना किसी की। यू कैन नॉट इमेजिन कि इससे भी खराब किसी की सिचुएशन हो सकती है। तो इतनी खराब सिचुएशन होंगी अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से क्यों घबरा रहे हैं? आपको भी नहीं घबराना है, आपको भी चीज़ों को मैनेज करके चलना है, आपको भी सोचना है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। तो अगर मैं इस सिचुएशन को हैंडल करके अपने एग्जाम में अपीयर हो सकती हूँ, और उसके बाद एक ठीक ठाक रिजल्ट, इनफैक्ट एक अच्छा रिजल्ट ला सकती हूँ, मैं IIT कॉलेज तक पहुँच सकती हूँ, IIT दिल्ली जा सकती हूँ, तो आप भी अपना एम अचीव कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी किसी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, और नहीं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो द थिंग इज कि मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए वो ऑब्स्टेकल ना बने आपकी जर्नी में, आप अपनी जर्नी को एज स्मूथली एज पॉसिबल उसको कवर कर सकें, अपनी एम को अचीव कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें, और अपनी लाइफ में सक्सीड हो सकें। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू।